हेलो बच्चों, मैंने आप लोगों को कृतिका में मेरे संग की औरतें पाठ पढ़ाया। आज मैं उसी किताब का रीढ़ की हड्डी पाठ शुरू आपको पढ़ाने जा रही हूँ। पहले उसका सारांश समझा रही हूँ। रीढ़ की हड्डी एक व्यंग्य प्रधान एकांकी है, जिसमें समाज में लड़कियों की उपेक्षा की ओर ध्यान किया गया है। एकांकी रामस्वरूप एवं प्रेमा अपनी बेटी उमा के लिए विवाह के लिए आने वाले मेहमानों की स्वागत की तैयारी में लगे हैं। रामस्वरूप प्रेमा को बताते हैं कि उन्होंने सभी तैयारियां कर ली हैं। रामस्वरूप अपने कमरे में जो है हारमोनियम भी रखवाते हैं। तभी प्रेमा बताती है कि उमा रूठी हुई है। वह ना तो पाउडर लगाने को तैयार है और ना ही शादी के लिए उत्साहित है। रामस्वरूप अपनी पत्नी को कहते हैं कि उसको समझाने की जिम्मेदारी तुम्हारी है। उधर रामस्वरूप कहते हैं कि तुम्हें समझाया था, हमें उमा की पढ़ाई को छिपाना है, लेकिन फिर भी एंट्रेंस के नाम पर मुंह पर ला रही हो। रामस्वरूप आने वाले अतिथि के बारे में बताते हुए कहते हैं, यूं तो वह वकील हैं, सभा और सोसाइटियों में जाते हैं, परंतु बहु अधिक पढ़ी लिखी नहीं चाहते, क्योंकि वह एक दकियानूसी स्वभाव के व्यक्ति हैं। उनका बेटा तो बाप से भी आगे है। वह बीएससी करने के बाद मेडिकल कॉलेज में पढ़ रहा है, फिर भी लड़की कम पढ़ी लिखी चाहता है। इतना बताकर वह अपनी पत्नी प्रेमा को कहते हैं कि वह उमा को समझा बुझाकर ठीक ढंग से भेजे। अब गोपाल प्रसाद और शंकर का आगमन होता है। गोपाल प्रसाद अपने बेटे शंकर के साथ प्रवेश करते हैं। दोनों बुजुर्गों में आपस में अपने जमाने की बातें होती हैं। शंकर बताता है कि उसके 2 साल अभी शेष हैं। गोपाल प्रसाद बताते हैं कि वास्तव में वह 1 साल बीमार होने के कारण पीछे रहा। अब रामस्वरूप और गोपाल प्रसाद अपने जमाने की बातें करते हैं। वे पढ़ने लिखने का भी रोब दिखाते हैं। वह कहते हैं, जब हम एक बार पढ़ने बैठते थे तो 12 घंटे तक पढ़ते रहते थे। उनके ज़माने का मैट्रिक पास भी आज के एमए से अच्छी अंग्रेजी लिखता है। गोपाल प्रसाद रामस्वरूप की बातों का समर्थन करते हैं और साथ में शंकर भी ही करता रहता है। अचानक गोपाल प्रसाद
राम स्वरूप से कहते हैं कि आप सीधे बिजनेस की बात कर ली जाए। राम स्वरूप बिजनेस शब्द सुनकर राम स्वरूप स्वरूप बिजनेस शब्द सुनकर घबरा जाता है और अंदर से नाश्ते की तिरे उठाने चला जाता है। गोपाल प्रसाद शंकर को कहते हैं कि मकान देखकर तो ठीक ही लगता है, देखते हैं लड़की कैसी है। फिर वह शंकर को सीधा बैठने के लिए कहते हैं, बैकबोन सीधी करने के लिए। लड़की की इधर उधर की बातों के बाद लड़की की खूबसूरती की चर्चा होने लगती है। रामस्वरूप कहता है, हमारे ज़माने में खूबसूरती का सवाल ही नहीं उठता था। शंकर से पूछता है कि शादी तय करने में खूबसूरती का हिस्सा कितना होना चाहिए। गोपाल प्रसाद बाट काटते हुए कहते हैं, लड़की का खूबसूरत होना निहायत ज़रूरी है। इसके लिए उसे भले ही पाउडर वगैरह लगाना पड़े, क्योंकि औरतें राजी नहीं होती, क्योंकि वह गोपाल प्रसाद लड़की की पढ़ाई के बारे में स्पष्ट करते हुए कहते हैं, हमें ज़्यादा पढ़ी लिखी लड़की नहीं चाहिए। कौन भुगतेगा उसके नखरों को, बस हद से हद मैट्रिक पास होनी चाहिए। इस पर उसका बेटा शंकर भी समर्थन में कहता है, जी हाँ, हमें कोई नौकरी बोकरी तो करानी नहीं है। गोपाल प्रसाद कहते हैं कि जब लड़कों को BA MA तक पढ़ाया जाता है तो फिर बहुएं ग्रेजुएट क्यों लें, परंतु क्या लड़कों की पढ़ाई और लड़कियों की पढ़ाई कीजिए एक ही बात है। मर्दों का काम है पढ़कर काबिल होना। अगर औरतें भी अंग्रेजी अखबार पढ़ने लगेंगी और पॉलिटिक्स करने लगेंगी, तब घर गृहस्थी कैसे चलेगी। वे तर्क देते हैं, जनाब, मोर के पंख होते हैं, मोरनी के नहीं। शेर के बाल होते हैं, शेरनी के नहीं। कुछ बातें दुनिया में ऐसी हैं जो सिर्फ मर्दों के लिए हैं, और ऊंची तालीम, ऊंची शिक्षा भी उन चीज़ों में से एक है। नाश्ता समाप्त होने के बाद रामस्वरूप पान मंगवाते हैं। उनकी बेटी उमा पान की तस्तरी लेकर आती है। उसके कपड़े सीधे सादे हैं, गर्दन झुकी हुई है और आँखों पर चश्मा है। चश्मा देखते ही गोपाल प्रसाद और शंकर चौंक पड़ते हैं। रामस्वरूप सफाई पेश करते हैं, पिछले महीने इसकी आंखें दुखनी आ गई थीं, इसलिए उन दिनों के बाद कुछ दिनों के लिए चश्मा लगाना पड़ रहा है। रामस्वरूप के कहने पर
कहने पर उमा हारमोनियम के पास बैठती है और गोपाल प्रसाद को उस उमा की चाल ढाल और चेहरा पसंद आता। वे उमा से कुछ गाने को कहते हैं। उमा मीरा का भजन सुनाती हैं। मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरा न कोई। उसके स्वर में तल्लीनता और मधुरता है। अचानक उमा की आंखें शंकर की झेंपती हुई आंखों से मिल जाती हैं। वह गाते गाते रुक जाती है। गोपाल प्रसाद उमा से पूछते हैं, क्या उसे पेंटिंग आती है? रामस्वरूप कहते हैं, कमरे में लगी सारी तस्वीरें उसकी ही बनाई हुई हैं। फिर वे सिलाई के बारे में पूछा जाता है। रामस्वरूप कहते हैं उनके घर के सारे कपड़े यहाँ तक कि उनकी कमीजें भी जो है उमा ही सिलती है। गोपाल प्रसाद पूछते हैं, बेटी कुछ इनाम भी जीते हैं? तब उमा चुप रहती है। रामस्वरूप सफाई देते हैं, यह बेचारी शर्माती है। गोपाल प्रसाद रूखे शब्दों में कहते हैं जरा इसे भी तो मुंह खोलना चाहिए। उमा तब दृढ़ स्वर में कहती है, क्या जवाब दूं बाबूजी? जब कुर्सी मेज बिकती हैं तो दुकानदार कुर्सी मेज से कुछ नहीं पूछता, सिर्फ खरीदार को दिखला देता है। पसंद आ गई, अच्छा, वरना ये महाशय जो मेरे खरीदार बनकर आए हैं, इनसे ज़रा पूछिए कि क्या लड़कियों के दिल नहीं होता? क्या उनके चोट नहीं लगती? क्या वे बेबस भेड़ और बकरियां हैं जिन्हें कसाई देखभाल कर? गोपाल प्रसाद उमा की बातों को अपमानजनक मानते हैं। उमा कहती है, आप जो इतनी देर से नाप तोल कर रहे हैं, ज़रा अपने इन साहबजादे से पूछिए। अभी पिछली फरवरी में ये लड़कियों के हॉस्टल के इर्द गिर्द क्यों घूम रहे थे और वहाँ से कैसे भगाए गए थे? गोपाल प्रसाद पूछते हैं, तो क्या तुम पढ़ी लिखी हो? उमा कहती है, हाँ, मैंने BA पास किया है, कोई चोरी नहीं की, ना ही आपके पुत्र की तरह ताक झांक कर कायरता दिखाई है। मुझे अपनी इज्जत और मान का ख्याल है। गोपाल प्रसाद उमा की पढ़ाई के बारे में सुनकर जो है उखड़ जाते हैं। यह इसे सरासर धोखा कहते हैं। BA पास, उफ़ो, गजब हो जाता, झूठ का भी कोई ठिकाना नहीं। वे वापस जाने लगते हैं। उमा जो है आखिरी चोट करती है और करती हुई कहती है जरूर चले जाइए, लेकिन घर जाकर ज़रा यह पता लगाइए कि आपके लाडले बेटे की रीढ़ की हड्डी भी है या नहीं, यानी बैक बोन। गोपाल प्रसाद अपमानित होकर वापस चले जाते हैं और रामस्वरूप
धम से सोफे पर बैठ जाते हैं। इस प्रकार से बच्चों मैंने आपको रीढ़ की हड्डी यानी कि इसमें जो है उमा को जब शंकर देखने के लिए आता है तो उसका वार्तालाप है कि किस तरह से शंकर के जो पिता हैं गोपाल प्रसाद जवास उन एक विवाह जैसे पवित्र बंधन को एक बिजनेस मानते हैं और लड़की से यानी कि उमा से प्रश्नोत्तर करते हैं, जवाब सवाल करते हैं। इसके बच्चों मैंने आपको जो प्रश्न करवा रही हूँ, पहला प्रश्न है इसमें जो आप लोगों को करना है। मैं इसके सब प्रश्न नहीं लिख पाऊँगी इसमें। अब देखिए इसमें दूसरा प्रश्न है, रामस्वरूप का अपनी बेटी को उच्च शिक्षा दिलवाना और विवाह के लिए छिपाना, यह विरोधाभास उसकी किस व्यवस्था को उजागर करता है। यानी कि रामस्वरूप अपनी लड़की को बीए तक पढ़ाते हैं लेकिन उसके बाद उसकी शिक्षा को छिपाते हैं। इसका क्या कारण है, ये उनकी कौन सी व्यवस्था है, इसका आंसर आपको लिखना है। तो इसका आंसर इस प्रकार से है, रामस्वरूप अपनी बेटी को बीए तक पढ़ाता है, वह उसे उच्च शिक्षा दिलवाना अपना कर्तव्य मानते हैं, परंतु जब उसके विवाह का समय आता है तो उसे समाज की पिछड़ी मनोभावना का शिकार होना पड़ता है। लोग शिक्षित बहू को स्वीकार करने को तैयार नहीं है। लड़के तथा सास ससुर को ऐसा लगता है कि पढ़ी लिखी बहू उनके नियंत्रण में नहीं रहेगी। वह बात पर नखरे करेगी, विरोध करेगी, प्रश्न करेगी और उन्हें चुनौती देगी। वे इस बात को बिल्कुल सहन नहीं करना चाहते, इसलिए वे कम पढ़ी लिखी बहू चाहते हैं, जिस कारण रामस्वरूप और उमा की स्थिति विचित्र हो जाती है। उन्हें उमा के विवाह के लिए उमा की उच्च शिक्षा को छिपाने के लिए मजबूर होना पड़ता है। फिर से इसका आंसर बोल रही हूँ, रामस्वरूप अपनी बेटी को बीए तक पढ़ाता है, वह उसे उच्च शिक्षा दिलवाना अपना कर्तव्य मानता है, परंतु जब उसके विवाह का समय आता है तो उसे समाज की पिछड़ी मनोभावना का शिकार होना पड़ता है। लोग शिक्षित बहू को स्वीकार करने के लिए तैयार नहीं हैं। लड़के तथा सास ससुर को ऐसा लगता है कि पढ़ी लिखी बहू उनके नियंत्रण में नहीं रहेगी। वह बात पर नखरे करेगी, विरोध करेगी, प्रश्न करेगी तथा उन्हें चुनौती देगी। वे उस बात को नहीं सहन करना चाहते, इसलिए वे कम पढ़ी लिखी बहू चाहते हैं, जिस कारण रामस्वरूप और उमा की स्थिति विचित्र हो जाती है। उन्हें विवाह के लिए उमा की उच्च शिक्षा को छिपाने के लिए मजबूर होना पड़ता है। इसके बाद बच्चों
इसमें आपको चौथा प्रश्न, दूसरा के बाद चौथा प्रश्न करना है। गोपाल प्रसाद विवाह को बिजनेस मानते हैं और राम स्वरूप अपनी बेटी की उच्च शिक्षा को छिपाते हैं। क्या आप मानते हैं दोनों ही समान रूप से अपराधी हैं? अपने विचार लिखिए। आप इस प्रश्न का उत्तर है कि गोपाल प्रसाद विवाह को बिजनेस मानते हैं, इसलिए वे बातचीत के बीच में कहते हैं चलो अब बिजनेस की बात कर ली जाए। शादी को व्यवसाय मानना पाप है। इससे मानव तथा मानवीय संबंधों की गरिमा कम होती है। व्यक्ति वस्तु में बदल जाता है। शादी एक व्यापार या धंधा बन जाती है। इससे विवाह में लाभ हानि की भाषा में बातें होती हैं। संबंधों में मधुरता नष्ट हो जाती है। रामस्वरूप का अपनी बेटी को बीए तक पढ़ाना फिर उसकी शिक्षा को छिपाना भी गलत है। उन्हें अपनी सुशिक्षित बेटी पर गर्व होना चाहिए था। उसने समाज की धारणा के विपरीत उसे पढ़ाया लिखाया तो सही, किंतु जब इस कारण रास्ते में बाधाएं आईं तो वह मुंह छिपाने लगा। उसका यह व्यवहार कायरतापूर्ण है। उसे समाज में मजबूती से खड़े होकर उसके लिए योग्य और स्वाभिमानी वर की तलाश करनी चाहिए थी। यहाँ तक दोनों के समान रूप से अपराधी होने की बात है। दोनों गोपाल प्रसाद अधिक बड़ा अपराधी है। रामस्वरूप तो उस जैसे लोगों की प्रतिक्रिया पर जीवित है। रामस्वरूप की मजबूरी फिर भी कम बुरी है। उसका बस चलता तो वह गोपाल प्रसाद जैसे ढोंगियों की जो बखिया उधेड़ कर रख देता, किंतु इससे उसकी कन्या की जिंदगी खराब हो सकती है। तो इस प्रकार से बच्चों मैंने 2 आपको आज आंसर समझा दिए हैं। धन्यवाद।